Hello everyone, welcome back to the video. So this would be the third series of this chapter, what is democracy and why democracy. And in this video we are going to discuss about the drawbacks of democracy, or we can say that demerits of democracy. So let's get started with the first point, which says leaders keep changing in a democracy. This leads to instability, विच मीन्स कि डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं. आपको हर किसी को ऑप्शंस मिलते हैं एंड टाइम टू टाइम आप उनको रिन्यू करते हैं. किसी भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिटीजन्स जब चाहें हटा सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन से दैट लीडर्स कीप्स ऑन चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी. तो इसके वजह से कई बार इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता का जन्म होता है. Democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. So basically it is all about the competition. Democracy में political competition काफ़ी high होता है. Power play होता है, means each and every parties try to show their power. They try to create their influence on the people, on the public, to gain maximum number of votes. And you all know that in a democracy everyone's get equal chance to represent themselves, and that is why, due to the availability of chances to be a candidate, there is a greater chances of changing leaders one after another. डेमोक्रेसी हर किसी को अवसर देती है, मौके देती है, जिसकी वजह से लीडर्स के मोर फ्रिक्वेंटली बदल जाने के, चेंजेस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. आज कोई और लीडर है, कल कोई और होगा, और आने वाले टाइम में कोई और भी लीडर बन सकता है. सो दिस फीचर समटाइम्स लीड्स टू द जनरेशन ऑफ इनस्टेबिलिटी इन द कंट्री. इसके वजह से कई बार अस्थिरता का जन्म होता है. मीन्स व्हेन अ पब्लिक ट्राइज टू गेट कनेक्ट विद द एग्जिस्टिंग लीडर, तभी कोई नया लीडर आ जाता है. जब कभी आप किसी एग्जिस्टिंग लीडर्स के पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स को समझने और उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, देन समहाउ इट हैपन्स कि एक न्यू लीडर आ जाता है. सो दिस इज़ वॉट वी कॉल इनस्टेबिलिटी, जिसके वजह से अस्थिरता का जन्म होता है. And it is all about competition and power play. I told you already. So whosoever will be more powerful. Now the next point says elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. Sometimes it happens that elected leaders are not aware with the needs and interest of the people. कई बार ऐसा होता है कि जो लोग चुने जाते हैं उनको जनता के इंटरेस्ट और उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं होता. इट लीड्स टू बैड डिसीजन. एंड वेन एवर यू आर नॉट अवेयर विद समबडीज नीड, हाउ यू वुड बी एबल टू टेक अ बेटर डिसीजन फॉर दैट पर्सन? एब्सोल्युटली यू वुड नॉट बी एबल. अगर आप किसी की ज़रूरत, उसकी इच्छाएं या उसके लिए जो बेस्ट है वो अगर आप नहीं जान रहे हैं, तो आप उनके लिए एक बेस्ट डिसीजन नहीं ले सकते. सो दिस इज़ वॉट ऑल्सो हैपन्स इन अ डेमोक्रेसी. कई बार अगर ऐसे लीडर्स इलेक्ट होते हैं जिनको पीपल्स के इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है, तो वो अक्सर एंड अप करते हैं बैड डिसीजन लेके, विच अल्टीमेटली अफेक्ट द सिटीजन एंड द पीपल ऑफ द नेशन, जिसके वजह से वहाँ के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. येस, इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन. ये चुनावी प्रक्रिया होती है, चुनाव का एक कंपटीशन करवाया जाता है, और इस प्रोसेस के थ्रू कोई भी कैंडिडेट वो इलेक्ट होता है और आगे चलकर वो सरकार संभालता है. सो ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन होते हैं, इसमें करप्शंस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम. दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, विच मीन्स कि ये जो आम लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, व्हाट इज़ गुड फॉर देम, एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग. इसलिए उन्हें कुछ भी खुद से डिसाइड नहीं करना चाहिए. एंड वन मोर पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू एड ऑन इज़, which is one of the demerit or drawback of democracy, is that so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays in decision making. Democracy is a form of government, or it is a system in which so many people have to be consulted while come to the conclusion or while taking any decision. किसी भी conclusion पर आने के लिए या किसी भी decision को लेने के लिए बहुत से लोगों से consult करना पड़ता है, उनसे advice लेनी पड़ती है. And sometimes it happens that there are some cases which might be urgent,
एंड विच नीड्स डिसीजन ऑन अ अर्जेंट बेसिस। कुछ ऐसे केस हो सकते हैं कि जिस पे अर्जेंट बेसिस पर डिसीजन लेना हो, तो उस केसेस में अक्सर डिले हो जाता है डिसीजन मेकिंग में, जस्ट बिकॉज मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, क्योंकि बहुत से लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, उनके एडवाइजेज लेने पड़ते हैं, उनसे कंसेंट लेना पड़ता है, एंड फाइनली एनी डिसीजन कैन बी टेकन. सो वी कैन से दैट in the time of urgency or the cases which needs urgent decision, democracy leads to delay in decision making. So clearly democracy is not a magical solution for all the problems. हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी एक जादू की छड़ी है, एक मैजिकल वॉन्ड है जो आपके सारे सॉल्यूशंस, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो. It has not ended poverty in our country and in other parts of the world. डेमोक्रेसी ने ना तो हमारे देश से गरीबी को ख़त्म कर दिया, ना ही किसी और देश से ऐसा कुछ कर दिया. डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस. एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी सिर्फ ये सुनिश्चित करता है, इंश्योर करता है कि वहाँ के लोग अपना डिसीजन खुद से ले सकें. This doesn't guarantee that their decision will be good, which means democracy is just a platform which provide you the chance to take your decision, but that would be good or not, it is not guaranteed. लोकतंत्र में आपको डिसीजन लेने का मौका मिलेगा, बट वो डिसीजन सही है या गलत इसकी गारंटी लोकतंत्र भी नहीं ले सकता. People can make mistakes. This is very obvious कि लोगों से गलतियाँ होती हैं और होती रहेंगी. Involving the people in these decisions doesn't lead to delay in decision making. It is also true that democracy leads to frequent changes in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. Yes, that is very obvious. कई बार delay जो होता है decision making में, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है. वो उस वक्त की जो सरकार होती है उनकी इनएफिशिएंसी को दिखाता है, उनके अनएबिलिटी को शो करता है, दैट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू टेक सर्टेन डिसीजंस ऑन टाइम. सो ऑन दीज ग्राउंड वी कैन से दैट डेमोक्रेसी टू हैव टू मैनी demerits or drawbacks, because nothing is perfect in this world, nothing can be perfect in this world, and democracy too have its own demerits and drawbacks, and still it is the better or the best form of government in comparison to the rest of the forms, because it gives you the chance, it provides you the platform, and it create a kind of opportunity for each and every people to express their thoughts and opinions, to raise their points and their issues, as well as to make themselves listen. So we can say that कि बाकी comparison में, बाकी जो governments होती हैं उनके comparison में democracy एक better option है और ये एक better future भी है. Now let's have a comparative study between democratic and non-democratic government, or we can say that let's have a distinguish between democratic and non-democratic government. So basically a democratic government is the best form of government, as the rulers are accountable to the people and have to fulfill their needs. एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो बेस्ट इसलिए है क्योंकि उसके जो रूलर्स होते हैं उनकी जवाबदेही अपने जनता के प्रति बनती है और वो उनके नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही बैठे होते हैं. सो दिस इज़ द मोस्ट अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. वाइल ऑन द अदर हैंड non-democratic government, in this kind of government the rulers are not accountable to the people and their needs. एक ऐसी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के बेस्ड पर सेटअप नहीं है, उनके रूलर्स जो होते हैं उनकी अपने पीपल्स, अपने जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं होती, उनके नीड्स को फुलफिल करने की कोई अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. दे आर कम्प्लीटली फ्री whether they wants to do something for the people or not, and nobody can even raise question against them. Next is democratic government. In a democratic government people elect their rulers and have right in decision making. एक लोकतांत्रिक सरकार में जनता अपने शासक को खुद चुनती है और उनको राइट होता है डिसीजन मेकिंग का, डिसीजन लेने का पूरा अधिकार होता है. While on the other hand, in a non-democratic government, people do not elect their rulers,
एंड हैव नो राइट इन डिसीजन मेकिंग। जनता को अपने रूलर्स को इलेक्ट करने का कोई अधिकार नहीं होता और ना ही उनको कोई राइट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। निर्णय लेने का भी कोई अधिकार नहीं होता, ना ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने का उनको अधिकार होता है। Next point which we can say that in a democratic government the parliament is a separate body and has no interference of army। एक लोकतांत्रिक सरकार की जो संसद होती है वो एक स्वतंत्र और एक सेपरेट बॉडी होती है, उसमें वहाँ की सेना का कोई हस्तक्षेप या कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। जस्ट लाइक वी कैन से दैट इन केस ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान के केस में हुआ, वहाँ की आर्मी ने पार्लियामेंट पर अपना कंट्रोल बना लिया था। लेकिन एक जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है उसमें आर्मी के कंट्रोल में पार्लियामेंट नहीं होता। While on the other hand, in a non-democratic government, the parliament cannot pass a law about army without the consent of the chief of the army। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास होगा या नहीं होगा, वो आर्मी से रिलेटेड है स्पेशली, तो आर्मी के चीफ के कंसेंट के बिना, उनकी सहमति और रजामंदी के बिना कोई भी ऐसा लॉ पास नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द ड्रॉबैक ऑफ अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इज़ नॉट इन केस विद अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक लोकतांत्रिक सरकार में पार्लियामेंट एक सेपरेट बॉडी की तरह काम करता है और आर्मी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। नेक्स्ट इज, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एनी सिटीजन कैन एस्पायर टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर एनी पोस्ट irrespective of his or her caste, religion, socio-economic and educational background, which means the right of vote is available to all citizens। एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसमें कोई भी नागरिक चुनाव में खड़ा हो सकता है किसी भी पोस्ट यानी कि पद के लिए, डजेंट मैटर वो किसी भी रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड या कल्चर का हो, किसी भी एजुकेशनल या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का हो, यानी उसका आर्थिक, सामाजिक या धार्मिक बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पूरा राइट है किसी भी पोस्ट के लिए खड़े होने के लिए। एंड द राइट ऑफ वोट इज़ अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन्स। वोट देने का अधिकार भी हर व्यक्ति, हर नागरिक को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दिया जाता है। ऑन द अदर हैंड, a non-democratic government, in such kind of government the citizens of the country have no right to vote। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के जो सिटीजन्स होते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। अगर वोट देने का अधिकार मिलता है तो हर किसी को नहीं मिलता, उसमें भी कुछ प्रेफरेंशियल वोटिंग राइट दी जाती हैं, किसी सेलेक्टेड ग्रुप्स को दी जाती हैं, विच मीन्स दैट दे डू नॉट कम्प्लीटली फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इंजॉय देयर राइट ऑफ डिस्कशन। डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली कंसल्टेशन पर बेस्ड है, यानी आपसी सहमति, आपस में विचार विमर्श करना, ये डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में से है। एंड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पीपल इंजॉय देयर राइट ऑफ डिस्कशन। और एक लोकतांत्रिक सरकार में जनता राइट ऑफ डिस्कशन के राइट को इंजॉय करती है, मीन्स पीपल को राइट होता है कि वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके। ऑन द अदर हैंड, इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन डिक्टेटरशिप, द रूलर डज वॉट ही विशेज। एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी तरीके से तानाशाही पर बेस्ड होती है। वहाँ का जो रूलर होता है वो अपने विश, अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, एंड देयर इज़ अ नो स्पेस और नो रूम फॉर डिस्कशन दैट इन्वॉल्व्स द नॉर्मल सिटीजन्स। कोई स्पेस, कोई रूम नहीं होता नॉर्मल सिटीजन्स को इन्वॉल्व करने का कि वो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़, देयर आर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। जो चुनाव होते हैं वो फ्री और फेयर तरीके से होते हैं, विदाउट द यूज़ ऑफ एनी अनफेयर मीन्स एंड मॉल प्रैक्टिसेस। इलेक्शन ऑफर्स अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो इलेक्शंस होते हैं वो ऑर्डिनरी पीपल्स को भी चॉइस प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद दैट वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं सो दैट
they can even get elected as the leader or they can elect their leaders. या तो वो खुद as a leader elect हो सके या फिर अपने leaders को elect कर सके. For that reasons एक democratic government opportunity provide करती है अपने citizens को. On the other hand, in a non-democratic government, elections are either not held, and if they held, they are not fair enough, rather they are imposing. Which means that in a non-democratic government या तो elections होते ही नहीं है, जो ruler रहता है वो throughout the year, throughout the lifetime वो ही leader बना रहता है. आने वाले समय में after even his death उसका जो next legal hire होगा वो leader बन जाता है. But there is a no room for elections, there is no room for choice and opportunity for the people. या तो elections होते ही नहीं या अगर conduct हो भी रहे हैं तो उनके free और fair होने के chances एकदम minimal होते हैं या ना के बराबर होते हैं. And sometimes even they just pretend to be conducting a free and fair election, but they actually do not conduct such elections. And now in this series of comparison between democratic and non-democratic government, let's have a look at the last point, which is saying that in a democratic government there is a freedom of expression and people enjoy their fundamental rights. For example, India. कहा गया कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है या एक लोकतांत्रिक जो सेटअप होता है वहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाता है. मीन्स दे आर फ्री to express themselves, they are free to put out their opinions and their advices to the government through various platforms, and people enjoy their fundamental rights. हर तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होते हैं either through newspaper or through any means और मीडिया. वो अपने एक्सप्रेशंस को, ओपिनियंस और थॉट्स को सामने रख सकते हैं और उनको जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशंस ने प्रोवाइड किए हैं दे आर फ्री टू इन्जॉय देयर फंडामेंटल राइट्स, जस्ट लाइक द वे यू कैन सी इन द केस ऑफ आवर कंट्री इंडिया में ये चीज़ें आप देखने को आपको मिल सकती हैं. ऑन द अदर हैंड इन अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप देयर इज़ नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पीपल डू नॉट इन्जॉय देयर फंडामेंटल राइट्स. विच मीन्स कि एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप जो होगा या जो होता है वहाँ पे वहाँ के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियंस नहीं मिलता. दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इवन देयर व्यूज़ अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एंड एट द सेम टाइम दे डू नॉट एन्जॉय एनी सच फंडामेंटल राइट्स लाइक वी पीपल ऑफ इंडिया आर एन्जॉइंग. हम जैसे भारतीय लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ कर सकते हैं, एन्जॉय करते हैं. इस तरीके के फंडामेंटल राइट्स नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सिटीजन्स को प्रोवाइड नहीं होते, और अगर होते भी हैं देन दे आर जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विच इज़ मैंशनड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड नथिंग मोर देन दैट. वो सिर्फ एक रूल्स की तरह उनके रूल बुक में लिखे गए हैं, बट एक्चुअल में उनको वो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं होते हैं. यू कैन सी इन केस ऑफ सऊदी अरेबिया एंड जिम्बाब्वे in which peoples were not having their fundamental rights and even they don't have the freedom of expression to express themselves, to give their opinions against or in favor of the government. So children, these were some basic difference between a democratic setup and a non-democratic setup, or we can say that a comparative study between the two systems. And now let's have a look at the broader meaning of democracy, because in the previous videos we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. अब तक हमने जो डेमोक्रेसी का मीनिंग पढ़ा वो बहुत ही लिमिटेड और एक डिस्क्रिप्टिव सेंस में पढ़ा था हमने. वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. हमने डेमोक्रेसी को एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा, बट दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस ओनली टू आइडेंटिफाई अ क्लियर सेट ऑफ मिनिमल फीचर दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव. ये जो फीचर्स थे ये सिर्फ एक मिनिमल फीचर्स हैं जो कि एक डेमोक्रेसी में होने चाहिए. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट कैन टेक्स इन आवर टाइम्स इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट कैन एग्जिस्ट इन अ नेशन. टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज आर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. लोकतंत्र दो तरीके से हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. सो द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इट इज़ अ पॉलिटिकल सेटअप वेयर द पीपल themselves make the laws and parliament directly in the functioning of the government.
डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियंस। सो बेसिकली ये वो डेमोक्रेसी होती है जहाँ पर जनता खुद के डिसीज़न वो खुद से लेती हैं, अपने लॉज खुद बनाते हैं, पार्लियामेंट डायरेक्टली इलेक्ट होता है और सारी की सारी फंक्शनिंग पीपल्स के हाथ में होती है। So, such kind of democracy is not possible today. It is suitable for the geographically small countries with less population. जो देश छोटे हैं, कम आबादी वाले हैं, वहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा सकता है, बिकॉज टू कंसिडर ईच एंड एवरी पीपल would require a lot of time, and not only time, it will also leads to different kind of clashes as peoples from different background would have different opinion. एक बड़ी आबादी वाले देश में हर किसी से उनकी राय जानना और उनको उनके ओपिनियंस लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंगली सल्यूशन देना, एंड अलॉन्ग विद दैट उनमें एक सेंस ऑफ हार्मनी इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग अलग अलग बैकग्राउंड के हैं, उनके लाइक्स डिसलाइक्स ओपिनियंस एडवाइसेस सब कुछ एक दूसरे से अलग होगा, एंड फॉर दैट रीज़न हर किसी से उनके मन का जान लेना और उनके मन का करना पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ मॉडर्न country because direct participation of people in every decision making process is not possible in the modern world. We can sum up this point in two major reasons. हम इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो न होने के दो कारण बता सकते हैं. The first one can be like modern democracies involve such a large number of people that it is not physically possible for them to sit together and take a collective decision. आपकी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और एक साथ सबको बैठाकर किसी डिसीज़न पर आना, किसी बात को कंसल्ट करना फिज़िकली पॉसिबल नहीं है और एक कलेक्टिव डिसीज़न पर आना ये भी संभव नहीं है. सेकेंड थिंग, इवन इफ दे कुड, अगर वो ऐसा करे भी, द सिटीज़न डज नॉट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजंस. इट मीन्स कि जो सिटीजन्स हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है, कई बार हो सकता है उनकी इच्छा ना हो, उनका मन ना हो, वो पार्टिसिपेट ना करना चाह रहे हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उनमें डिसीज़न मेकिंग की स्किल ना हो कि वो एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर डिसीज़न ले सकें. सो वी कैन से दैट कि ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ये मॉडर्न वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता से प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी ली जाती है, उनका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, वो खुद से लॉज सेटअप करते हैं, पार्लियामेंट का गठन करते हैं, जो कि आज के वक्त में पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स वाई इट हैज़ बीन सेड दैट direct democracy is suitable for the geographically small countries which is having less population. For example, ancient Greek, Rome and India, these were some nations in which direct democracy were into existence a long time before. बहुत समय पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, बट जो मॉडर्न टाइम है उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती है. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक टू द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. व्हाट इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड व्हाई इट इज़ सो पॉपुलर नाउअडेज. Indirect democracy. In the modern world, most of the countries are following the indirect democracy. It is a system in which the representatives are elected by the people and they act on the behalf of the people. They are so sensitive to cater the needs and opinion of the peoples. So basically indirect democracy is a concept of representative democracy. ये जो लोकतंत्र है इसको प्रतिनिधित्व के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें ज़्यादा आबादी होने के वजह से हर किसी के व्यूज़ और ओपिनियंस को कंसीडर नहीं किया जा सकता. सो बेसिकली जो जनरल पब्लिक होती है वो अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसी को सेलेक्ट करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव और उसको वोट देकर चुनाव के द्वारा वो किसी पोस्ट पर बैठाती है एंड फिर वो उनके लिए उस पद पर बैठकर अलग अलग निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है. सो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड
because the modern world is having lots and lots of population, and due to which it is not possible for everybody to sit at the same time and to discuss on the same issue having the same solution. एक वक्त पे एक साथ सबको बैठाकर एक मुद्दे पर बात करना और एक निर्णय पर लाना संभव नहीं है, इसलिए इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया. इसको हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, इन विच a majority is allowed to take decision on behalf of the people. Even the majority does not rule directly. The majority of people rule through their elected representatives. तो इसमें जो मेजॉरिटी होती है लोगों की, वो रूल तो करते हैं, जनता ही शासन करती है, बट वो डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट होता है, यानी कि प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से अपना किसी प्रतिनिधि के माध्यम से वो अपना शासन चलाती है. एंड दिस इज़ द modern concept that has to be followed because there is no other such way to adopt democracy instead of following the concept of indirect democracy. And these democracies are in existence in India, France and USA and various such other nations in which people elect their representative who take decision on behalf of them after getting इलेक्टेड थ्रू वोट्स, जो उनके बिहाफ पर डिसीज़न लेता है, उनके फेवर में उनके नीड्स और डिज़ायर्स को ध्यान में रख के डिसीज़न लेता है. सो वी कैन से दैट अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. सो अ क्वेश्चन अराइजेज इन द माइंड, व्हाई इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकेम necessary in the present world? We all have already discussed that the modern world follows the concept of representative democracy और indirect democracy. हमने इस पे चर्चा की कि आज का जो वर्ड है वो representative democracy को फॉलो कर रहा है. Now the question arises why it is necessary in the present world. Present world में ये democracy क्यों necessary है? In democracy, majority of people rule through their elected representatives. Why? आज की जो डेमोक्रेसी है इसमें जो लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स हैं, वो अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कर रहे हैं, ना कि प्रत्यक्ष रूप से. दिस इज़ व्हाट वी कॉल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. सो व्हाई, ऐसा क्यों है? द आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व्स such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. क्योंकि आपका जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें इतनी ज़्यादा आबादी है, इतने ज़्यादा लोग हैं कि सबको एक साथ एक वक्त पर बैठाकर किसी एक मुद्दे पर बातचीत करना और किसी एक डिसीज़न पर ले आना संभव नहीं है. इवन इफ़ दे कुड, यानी कि अगर वो तैयार हो भी जाते हैं एक साथ बैठकर किसी मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का उस मैटर पे इंटरेस्ट हो, हर कोई उस पर अपना समय देना चाहे या उसकी इच्छा हो, या फिर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन के अंदर उतनी स्किल्स हों कि वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर मैटर पर डिसीज़न ले सके. सो इन सारे रीजंस के वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट चूज़ किया गया, जिसमें जनता उन्हीं को एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करती है जिनके अंदर वो स्किल्स होते हैं, वो कैपेबिलिटी होती है, एट द सेम टाइम जिनके अंदर वो डिज़ायर होती है कि वो कुछ कर सकें. सो दे कैन टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ जनरल पब्लिक और नॉर्मल पीपल, एंड even the people can completely rely on them for their betterment. जो जनता है वो उन पे पूरी तरीके से डिपेंड हो सकती है अपनी भलाई के लिए, अपने विकास के लिए. So these were some important reason why the modern democracy has opted for the representative democracy. ये कुछ कारण हैं जो आपको दिख रहे हैं जिनकी वजह से आज का जो विश्व है उसने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को चूज़ किया इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. Just now let's have a look at the aims of good democracy. एक अच्छे लोकतंत्र का क्या एम होना चाहिए? It is saying that true democracy will come to this country only when no one goes hungry to bed. एक अच्छा, एक सही लोकतंत्र तब माना जाएगा
जब किसी देश का कोई भी व्यक्ति रात को भूखा न सोए, तब उसे एक अच्छी डेमोक्रेसी कही जा सकती है। और एक गुड डेमोक्रेसी का यही एम होना चाहिए कि वो अपने देश में ये इंश्योर करे कि पावर्टी का नामो निशान ना हो, हर किसी को एक प्रॉपर जॉब मिले, हर किसी को इक्वल एजुकेशनल और वर्किंग अपॉर्चुनिटी मिले, एंड इट विल हेल्प द नेशन टू गेट रिड फ्रॉम द कर्स ऑफ पावर्टी जैसे अभिशाप से छुटकारा दिला सके। एक ऐसी डेमोक्रेसी को ही गुड डेमोक्रेसी कहा जाएगा, एंड एवरी डेमोक्रेसी शुड एम दिस। In a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. For this, you don't need just an equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources, and a lot of commitment. So this is what I have said, that एक अच्छे लोकतंत्र का एम ये होना चाहिए कि उसके जनता को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पूरी भागीदारी मिले, जो भी डिसीज़न लिया जाए वो उन लोगों से कन्वे भी किया जाए। सिर्फ राइट टू वोट मिल जाना डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा या इक्वालिटी नहीं कहा जाएगा। अलॉन्ग विद गेटिंग द राइट टू वोट, हर सिटीज़न को राइट होना चाहिए कि उसको अपने देश से जुड़ी हर जानकारी मिले, उसको इक्वल इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, उससे बेसिक एजुकेशन का राइट होना चाहिए, इक्वल रिसोर्सेज उसको मिले, जो भी रिसोर्सेज एक नेशन में है, एवरीबडी शुड use all these resources in the same amount without any discrimination. And along with all these things, a lot of commitment, एक बहुत ज़्यादा समर्पण होना भी ज़रूरी है। सो एक अच्छे लोकतंत्र का यही एम होना चाहिए कि वो अपने जनता में समानता को बढ़ावा दे, उनके राइट्स को सेव करके रखे, उनको हर डिसीज़न से जुड़े हुए इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करे, उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करे, जो भी रिसोर्सेज हैं हर किसी के लिए एसेसिबल हो, मींस हर किसी के पहुंच में हो, एंड वो अपने जनता को लेकर कमिटेड रहे। सो दीज शुड बी द एम ऑफ अ गुड डेमोक्रेसी। नाउ एज वी वर हैविंग डिस्कशन ऑन द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, so let me tell you one more thing, that sometimes we use democracy for organizations other than government. हम डेमोक्रेसी के ब्रॉडर मीनिंग की बात कर रहे हैं, तो अब तक हमने डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट के बिहाफ पर ही पढ़ा कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार होती है जिसमें जनता को ही सर्वोपरि रखा जाता है, सिटीजन्स वुड बी एट द टॉप प्लेस। लेकिन ये एक सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, कुछ लोग डेमोक्रेसी जैसे वर्ड को एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करते हैं, विच मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हम ब्रॉडर मीनिंग पढ़ रहे हैं डेमोक्रेसी का, उसी का एक हिस्सा है दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कैन बी यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। लेट्स हैव अ लुक एट अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट कहता है कि वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, वेन एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। तो यहाँ पे एक बात कही गई कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली हैं। एक स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया कि हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली हैं। जब कभी भी कोई डिसीज़न लेना होता है तो हम सब साथ में बैठते हैं, एक साथ एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और मेरा ओपिनियन भी मेरे फादर के ओपिनियन जितना ही मायने रखता है। तो यहाँ पे जो फैमिली है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये कहा गया कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। Let's take another statement. It is saying, I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have teachers with democratic temperament. Now here it is saying कि एक बच्चा है या कोई भी एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि I don't like teachers who do not allow students to speak. मुझे वो टीचर्स नहीं पसंद हैं, अच्छे नहीं लगते जो बच्चों को बोलने नहीं देते, क्वेश्चन नहीं पूछने देते। आई वुड लाइक टू हैव अ टीचर्स, मुझे वैसे टीचर्स पसंद होंगे जो एक डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट को फॉलो करे। तो यहाँ पे एक टीचर इज़ रिलेटेड विद द स्कूल, तो एक स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई कि वो भी एक संस्था हो गई कि ये संस्था डेमोक्रेटिक सेटअप पर होनी चाहिए। सो ये जो दो स्टेटमेंट्स थे यहाँ पर, वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन
and we are using the word democracy और डेमोक्रेटिक फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे हम डेमोक्रेटिक वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस को डिफ़ाइन करने के लिए. द फर्स्ट वन इज़ फैमिली. फैमिली को हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में समझा और उसका सेटअप डेमोक्रेटिक है या नहीं हमने ये बताया. इन द सेम वे हमने स्कूल की बात की. स्कूल को भी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कंसिडर किया और ये बताया कि इसका सेटअप डेमोक्रेटिक है या नहीं. सो बाय दीज थिंग्स बताने का मतलब ये है इन स्टेटमेंट से कि डेमोक्रेसी जो शब्द है ये सिर्फ सरकार, सत्ता या जनता से ही जुड़ा हुआ नहीं है या सिर्फ वोट से ही जुड़ा हुआ नहीं है. डेमोक्रेसी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है, एक थिंकिंग है, एक विचारधारा है और एक प्रैक्टिकल चीज़ है जिसको कहीं पर भी एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ के हर एक स्पेयर में इसको फॉलो किया जा सकता है. हर वो जगह, हर वो लोग, हर वो व्यक्ति जो हर किसी को बोलने का, अपनी बात को रखने का, एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं, हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, हर किसी की ओपिनियंस को मैटर करते हैं, तो वो संस्था हो या वो व्यक्ति हो या वो सिद्धांत हो, उसको डेमोक्रेटिक कहा जाएगा. सो विच मीन्स कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद द गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी कैन बी यूज्ड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. Democracy is the word which can be used for defining principles also. Like as you can see on the screen, it is written, true democracy will come to this country only when no one goes hungry to the bed. So here what I am trying to tell you is democracy has a broader meaning. It is not only concerned with government. So if you are giving equal chance to everyone, if you are respecting others' opinion, if you are giving others to speak first before you speak, then you can say that you are a democratic person. In the same way, if your family allows you to speak, give you the chance to raise your point, and if your opinions matter to your family, then your family is a democratic family. In the same way, if your teachers allows you to speak, teachers give you equal status, then your teacher is a democratic teacher. In the same way, if any sports follows the principle of equality, giving every kind of candidate the same chance and dealing them with equal status, then we can say that sports is based on democratic setup. So there is a lot of example that can be set and that can be considered as a democratic. Whomsoever is following the concept of democracy, whomsoever is promoting democracy, can be said to be as a democratic organization, principle, person, behavior and even the rules also. तो कुछ भी जो लोकतंत्र के आधार को, उसकी मूलभूत जो विचारधारा है उसको समझ रहा है और उसके हिसाब से काम कर रहा या करवा रहा है, तो वो डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक कहा जाएगा. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट इट हैज़ फार ब्रॉडर मीनिंग देन वी expect it to be. So my dear children, this is it for this chapter. The chapter is over and I hope everything is quite clear to all of you. Okay, so thank you so much and do take care of yourself. Goodbye everyone.